हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग छंद पढ़ रहे थे, इधर लंबे टाइम से हम वीडियो नहीं डाल पाए। आज हम छंद का चौथा भाग डालेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि छंद में मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। जैसे यदि काव्य की पंक्ति में ह्रस्व स्वर की मात्रा है किसी शब्द में तो उसकी मात्रा कितनी होगी, और दीर्घ स्वर की यदि मात्रा है तो उसकी मात्रा कितनी होगी। चलिए देखा जाए। जहाँ पर ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है, ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है, मात्रा होती है, वहाँ एक मात्रा की गिनती होती है। एक मात्रा की गिनती होती है। जैसे यदि अस्वर की मात्रा है, अस्वर तो हर व्यंजन वर्ण में है, यदि बिना मात्रा वाला भी वर्ण है तो वहाँ भी एक मात्रा। छोटी ई है यदि तो वहाँ भी एक मात्रा। उसके बाद ऊ है यदि ह्रस्व ऊ तो वहाँ भी एक मात्रा, और यदि री है तो भी वहाँ एक ही मात्रा होती है। जैसे कि यदि क है तो यहाँ पे एक मात्रा हो जाएगा, खी है तो यहाँ भी एक मात्रा, यदि गु है तो भी यहाँ पे एक मात्रा, और यदि घ्री है तो भी यहाँ पे एक ही मात्रा होता है। अर्थात ह्रस्व स्वरों की केवल एक मात्रा होती है। इसके बाद दीर्घ स्वर, जहाँ पर दीर्घ स्वर की मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की मात्रा होती है, वहाँ दो मात्रा की गिनती होती है। दो मात्रा की गिनती होती है। जैसे हमारे दीर्घ स्वर हैं कितने? 7। कौन कौन से हैं? आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, इसके बाद ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ठीक है, ये सभी यदि स्वर हैं शब्द में किसी लगे तो इनकी मात्रा 2 की होती है, और 2 मात्रा को इस सिंबल द्वारा, इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यदि 2 मात्रा का है, यदि का है, गी है, का है, गी है, घू है, गे है, नय है, सो है, तौ है। ठीक है, तो इन सभी पे मात्रा दीर्घ का है। क्योंकि ये सभी दीर्घ स्वर की मात्राएं हैं तो इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर का सिंबल बनेगा, दीर्घ मात्रा का। और इनकी गिनती, एक मात्रा की गिनती 2 की जाती है। यहाँ पे एक मात्रा की गिनती केवल 1 होती है, और यहाँ पे एक मात्रा की गिनती 2 होती है। दीर्घ होने के कारण, 2 होने के कारण इसको इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और 1 होने के कारण इस सिंबल द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखा जाए आगे इसके और कौन से नियम हैं।
देखिए तीसरा नियम कहता है यदि शब्द का पहला वर्ड आधा हो तो उसकी गणना नहीं की जाती है। उसकी गणना अर्थात गिनती नहीं की जाती है। नहीं की जाती है। जैसे नहीं की जाती है, जैसे देखेंगे, जैसे कि श्याम, जैसे कि त्याग, जैसे कि ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला वर्ड जो है आधा है, इधर त आधा है, इधर ज आधा है, इधर स आधा है। अब इनकी गणना नहीं की जाएगी। यहाँ पे सिंबल बनेगा ये दीर्घ का और ये ह्रस्व का, अर्थात इसमें 3 मात्राएं हैं। इधर भी 3 मात्रा है और इधर 4 मात्रा है। ठीक है, लेकिन देखेंगे हम इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो बात ये है कि जब शब्द का पहला वर्ड आधा होगा तो उसकी गिनती हम नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम कहता है कि यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द में पूर्ण वर्ड के बाद आधा वर्ड आता है तो वह अपने आगे वाले पूर्ण वर्ड में मिलकर दीर्घ हो जाता है। देखेंगे जैसे परित्याग, परिश्वेत, परित्याग, परिश्वेत, पश्चाताप। अब यहाँ देखिए पहला वाला वर्ड पूर्ण है, इसमें भी उसके बाद आधा वर्ड आया है तो यहाँ पे यह अपने आगे वाले वर्ड में जुड़कर दीर्घ हो जाएगा। अपने आगे वाले वर्ड में जुड़ के क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा, इसमें जुड़ जाएगा, ये 2 मात्रा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो 2 मात्रा, और फिर यहाँ भी 2 मात्रा और 1 मात्रा। तो अब हम 5वां नियम देखेंगे। 5वां नियम क्या कहता है। 5वां नियम कहता है कि यदि 2 दीर्घ मात्राओं वाले वर्डों के बीच में
वर्णों के बीच में आधा वर्ण आ जाता है, आधा वर्ण आ जाता है, आ जाता है, तो यदि दो दीर्घ मात्राओं वाले वर्णों के बीच में आधा वर्ण आ जाता है तो उसकी गणना नहीं की जाती, उसकी गणना नहीं की जाती, नहीं की जाती। जैसे जैसे आत्मा, जैसे आत्मा, नाश्ता, आत्मा नाश्ता। तो देखिए यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, बीच में ये आधा वर्ण है, इसमें भी वही है, तो यहाँ पे केवल दीर्घ दो मात्राएं होंगी, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होगी। तो उम्मीद है ये 5 नियम आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए 6वां नियम कहता है कि जहां पर दो आधे वर्ण एक साथ आ जाएं, जहां पर दो आधे वर्ण एक साथ आ जाएं, वहां पर दोनों की एक मात्रा हो जाती है, एक मात्रा हो जाती है। हो जाती है। जैसे उज्ज्वल, जैसे उज्ज्वल, महात्म्य, महात्म्य, ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो आधे वर्ण एक साथ आए हैं, यहाँ भी दो आधे वर्ण एक साथ आए हैं और यहाँ भी दो आधे वर्ण एक साथ आए हैं। तो इनकी मात्राएं कैसे लगेंगी? इनकी मात्राएं देखिए, इधर हरस उ है, एक मात्रा हो गया। अब इन दोनों का संयुक्त मात्रा एक हो जाएगा और वह है एक मात्रा, ल है एक मात्रा। ठीक है, यहाँ देखिए म की एक मात्रा, ह पे आ की मात्रा है, दीर्घ स्वर है, यहाँ पे दो मात्रा हो जाएगा और त और म का संयुक्त एक मात्रा हो जाएगा और य का एक मात्रा। ऐसे ही ये जो पहले है इसकी गिनती तो होती नहीं है क्योंकि इसके पहले कोई पूर्ण वर्ण है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे यो है यानी कि ये दीर्घ स्वर की मात्रा है तो दो मात्रा, ठीक है। और त और स का ये संयुक्त मात्रा हो जाएगा एक और यहाँ पे दीर्घ है तो यहाँ भी दीर्घ मात्रा। तो ऐसे हो जाएगा जब दो आधे वर्ण एक साथ आ जाएंगे तो दोनों मिलकर एक मात्रा का निर्माण करेंगे। आगे देखते हैं। सातवां नियम कहता है, सातवां नियम क्या कहता है? जहाँ पर अनुनासिक होता है, अनुनासिक होता है, अनुनासिक का सिंबल है ये। तो जहाँ पर अनुनासिक होता है वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ कोई
परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, होता है। जैसे कि माँ, तो माँ पे दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि चाँद, तो यहाँ पे दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ मात्रा हो जाएगा और ये एक मात्रा हो जाएगा। अर्थात जब भी आपको अनुनासिक देखने को मिलेगा शब्द पे किसी भी, तो वहाँ पे मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखेंगे अनुस्वार। 8वां नियम कहता है कि जहाँ अनुस्वार होता है, अनुस्वार, इसका सिंबल है ये बिंदु, ठीक है। जहाँ अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, वहाँ उस वर्ण की मात्रा, वहाँ उस वर्ण की मात्रा जिस पर लगा होता है, वहाँ उस वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है, मात्रा दीर्घ हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, हो जाती है। जैसे 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 कि अंत, अंत, अंश, चंचल, तो यहाँ पे दीर्घ मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे ये अनुस्वार युक्त जो वर्ण है उसकी दीर्घ मात्रा और ये एक मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा और इसकी 1 मात्रा, यहाँ इसकी 2 मात्रा, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर अनुनासिक होता है वहाँ मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है छंद में, ठीक है। और जहाँ पे अनुस्वार होता है तो वहाँ पे अनुस्वार का मात्रा 2 लगता है, यानी कि दीर्घ मात्रा हो जाता है जिस वर्ण पे वह लगा होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं संयुक्ताक्षर, ठीक है। संयुक्ताक्षर यानी कि संयुक्त व्यंजन। देखिए 9वां नियम कहता है जहाँ संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, होते हैं, वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता अनुसार मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन जो हैं वह 4 हैं, छ है, त्र है, ज्य है और स्र है। तो इनको अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कि हर छंद का एक नियम होता है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इनकी गणना के अनुसार उतनी उनकी संख्या हो जाए तो कभी हम इनकी संख्या 1 रखते हैं और कभी हमें जब आवश्यकता होती है तो इनकी संख्या हम 2 भी रख लेते हैं। अर्थात ये दोनों में प्रयुक्त होते हैं, कभी ये ह्रस्व में और कभी दीर्घ में। ये ह्रस्व में भी आते हैं और दीर्घ में भी आते हैं, इनकी मात्राएं ह्रस्व भी लगती हैं और दीर्घ भी लगती हैं। तो इसमें हमें कभी भी
संदेह में नहीं पड़ना है कि इनकी मात्रा हमेशा दीर्घ में ही होती है या फिर ह्रस्व में होती है। तो संयुक्ताक्षर यानी कि संयुक्त व्यंजन जो हैं वह अपनी सुविधा के अनुसार हम ह्रस्व में भी काउंट करते हैं और दीर्घ में भी काउंट करते हैं, और जो कि अनुनासिक है उसकी गणना किसी में भी नहीं होती है, अनुस्वार है उसका दीर्घ होता है। तो ये सारे कुछ नियम थे हमारे छंद में वर्णों को गिनने के लिए, उन पे लगे मात्राओं को गिनने के लिए। उम्मीद है सब समझ में आप लोगों के आए होंगे। यदि आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।